इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज सैमुअल टेलर कोलरिज की मशहूर पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पर। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको गुनाह, सजा और आखिरकार मोक्ष की एक बहुत ही रहस्यमयी समुद्री यात्रा पर ले जाएगी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, किसी भी कविता की गहराइयों में उतरने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसे लिखा किसने है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं सैमुअल टेलर कोलरिज से। वो रोमांटिक मूवमेंट के एक बहुत ही अहम कवि थे और यकीन मानिए उनकी सोच, उनकी ज़िंदगी की झलक आपको इस कविता की हर एक लाइन में मिलेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कोलरिज कोई छोटे मोटे कवि नहीं थे। वो रोमांटिक मूवमेंट के एक पिलर थे। उन्होंने अपने दोस्त विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर 1798 में लिरिकल बैलेड्स नाम की एक किताब लिखी और इस किताब ने तो जैसे इंग्लिश पोएट्री का नक्शा ही बदल दिया। अब ये रोमांटिसिज्म है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये इमोशंस पर, नेचर की ताकत पर और हाँ, सुपरनैचुरल यानी अलौकिक चीजों में दिलचस्पी लेने पर जोर देता था। और यही कोलरिज की खासियत थी। वो अपनी इमेजिनेशन से एक ऐसी दुनिया रच देते थे जहां असलियत और सपने, कुदरत और परलौकिक ताकतें सब एक हो जाती हैं। और यही कमाल हम इस पोयम में देखने वाले हैं। तो चलिए अब तैयार हो जाइए, हम सीधा पोयम के पार्ट 1 में कूदते हैं। कोलरिज हमें कहानी की शुरुआत से नहीं बल्कि बिल्कुल बीचों बीच लाकर खड़ा कर देते हैं। सीन कुछ ऐसा है, एक शादी का जश्न चल रहा है। एक मेहमान अंदर जाने ही वाला है कि तभी एक अजीब सा बूढ़ा नाविक उसे जबरदस्ती रोक लेता है और बस यहीं से शुरू होता है हमारा रहस्यमयी सफर। और यहां आते ही हमें एक टेंशन महसूस होती है। वेडिंग गेस्ट जाहिर है बहुत नाराज है, उसे शादी में जाना है, लेकिन उस नाविक में कुछ तो अजीब है जो उसे बेचैन कर रहा है। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और उससे भी ज्यादा उसकी ग्लिटरिंग आई, उसकी वो चमकती हुई आंखें। ऐसा लगता है जैसे उन आंखों में कोई जादू है, कोई ऐसी शक्ति है जो आपको अपनी तरफ खींच ले। वेडिंग गेस्ट जाने की बहुत कोशिश करता है, कहता है अरे भाई छोड़ो मुझे। पर कमाल की बात यह है कि मैरिनर उसे अपने हाथ से नहीं पकड़ता, नहीं, वो उसे सिर्फ अपनी उन चमकीली हिप्नोटिक आंखों से रोक लेता है। ये कोई मामूली घूरना नहीं है, ये एक सुपरनैचुरल पावर है जो मेहमान को जैसे सुन कर देती है। अब बेचारे के पास तो उस बूढ़े नाविक की कहानी सुनने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। अच्छा, अब जरा इन दोनों किरदारों को देखिए। इनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ है ना। एक तरफ है वेडिंग गेस्ट, जो हमारी आपकी तरह एक नॉर्मल खुशहाल दुनिया का हिस्सा है जहां जश्न है, संगीत है, और दूसरी तरफ है ये मैरिनर, जो एक बिल्कुल अलग, एक रहस्यमयी अलौकिक दुनिया से आया है। एक ऐसी दुनिया से जहां उसने कुछ बहुत ही भयानक झेला है। तो ये सिर्फ दो लोगों की मुलाकात नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। तो मैरिनर अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और शुरुआत बड़ी नॉर्मल सी है। आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, जहाज बंदरगाह से निकलता है, सूरज बाईं तरफ है, मतलब वो लोग दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ एकदम शांत, बिल्कुल नॉर्मल। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक जबरदस्त तूफान आता है, कोलरिज उसे स्टॉर्म ब्लास्ट कहते हैं, और वो जहाज पर ऐसे टूटता है जैसे कोई दैत्य हो और उसे खींचकर बिल्कुल अनजानी बर्फीली दुनिया की तरफ ले जाता है। ये तूफान उन्हें सीधा साउथ पोल की एक भयानक वीरान दुनिया में फेंक देता है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। और यहां कोलरिज एक बहुत ही कमाल की चीज करते हैं जिसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मतलब बेजान चीजों को जिंदा बना देना। वो लिखते हैं कि बर्फ जानवरों की तरह ग्राउल कर रही थी, रोर कर रही थी, हाउल कर रही थी। मतलब वो सिर्फ बर्फ का ढेर नहीं है, वो एक जिंदा खतरनाक ताकत बन चुकी है। अब सोचिए, ऐसी खतरनाक, खामोश और बर्फीली दुनिया में जहां जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं, अचानक उम्मीद की एक किरण नजर आती है। घने कोहरे को चीरता हुआ एक जिंदा प्राणी सामने आता है, एक एल्बाट्रॉस। और जो जहाज पर लोग हैं वो उसे सिर्फ एक पक्षी की तरह नहीं देखते, नहीं, उनके लिए वो एक क्रिश्चियन सोल जैसा है, एक पवित्र आत्मा। वो उसे भगवान का भेजा हुआ दूत मानते हैं। एक ऐसी जगह पर जहां लग रहा था कि भगवान भी नहीं है, ये पक्षी उनके लिए ऊपर वाले की रहमत, उसकी मेहरबानी का एक जिंदा सबूत बन जाता है। और मजे की बात यह है कि एल्बाट्रॉस के आते ही सब अच्छा होने लगता है। देखिए, बर्फ के पहाड़ टूट जाते हैं और जहाज के लिए रास्ता बन जाता है। एक अच्छी मददगार दक्षिणी हवा चलने लगती है और वो पक्षी पूरे 9 दिनों तक एक दोस्त की तरह जहाज के साथ साथ उड़ता है। वो उनके लिए एक लकी चार्म बन चुका था, एक गुड ओमेन। सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा था। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो लिटरेचर के सबसे शॉकिंग मोमेंट्स में से एक है। हमारा मैरिनर एक ऐसा भयानक काम कर बैठता है जिसका कोई कारण नहीं, कोई मतलब नहीं। वो बस 2 लाइनों में कहता है, विथ माई क्रॉसबो आई शॉट द एल्बाट्रॉस। मैंने अपने तीर कमान से उस एल्बाट्रॉस को मार डाला। क्यों?
कोई नहीं जानता। कॉलरिज हमें कोई वजह नहीं बताते, और यही बात इस गुनाह को इतना बड़ा बना देती है। ये सिर्फ एक पक्षी का कत्ल नहीं था, ये उम्मीद का कत्ल था, ये कुदरत के साथ किए गए भरोसे का कत्ल था, ये भगवान की रहमत का अपमान था, एक बिना वजह किया गया पाप। तो यहां से शुरू होता है पोएम का पार्ट 2, और जैसा कि हम जानते हैं हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब कुदरत का पूरा संतुलन बिगड़ने वाला है, और उस एक गुनाह की कीमत अब सबको चुकानी पड़ेगी। अब शाप की शुरुआत होगी। अब यहाँ पर जो जहाज के बाकी लोग हैं, उनका पाखंड, उनका डबल स्टैंडर्ड देखिए। पहले तो वो सब मैरिनर को कोसते हैं, कहते हैं अरे तुमने उस पक्षी को मार दिया जो हमारे लिए अच्छी हवा लाया था। लेकिन जैसे ही कोहरा हटता है और सूरज चमकता है, वो फौरन पलट जाते हैं। अब वो कहते हैं हाँ हाँ तुमने अच्छा किया उसे मारकर, उसी की वजह से कोहरा था। और बस इसी पल में वो लोग सिर्फ तमाशा देखने वाले नहीं रहते, बल्कि उस गुनाह में बराबर के हिस्सेदार बन जाते हैं। और अब कुदरत अपना बदला लेना शुरू करती है। अचानक हवा बिल्कुल रुक जाती है, पाल नीचे गिर जाते हैं, जहाज समंदर के बीचों बीच ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे किसी पेंटिंग में बना जहाज हो जो कभी हिलेगा ही नहीं। ये शांति सुकून वाली नहीं है, ये एक डरावनी अननेचुरल खामोशी है। ऐसा लगता है जैसे वक्त ही थम गया हो। कुदरत अब उनकी दोस्त नहीं दुश्मन बन चुकी है। वही सूरज जो जिंदगी देता है अब एक ब्लडी सन, एक खूनी सूरज बन गया है जो तांबे जैसे गर्म आसमान से उन्हें जला रहा है, उन्हें तड़पा रहा है। और अब आती हैं इस पोएम की शायद सबसे मशहूर लाइनें। जरा इस आयरनी को समझिए, इस विडंबना को देखिए। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। ये उनकी सुपरनैचुरल सजा की असली शुरुआत है, क्योंकि उन्होंने कुदरत का एक नियम तोड़ा था, तो अब कुदरत भी अपने नियम तोड़कर उन्हें सजा दे रही है। जहाज पर मौजूद बाकी लोग अब प्यास से इतने बेहाल हैं कि उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। और ऐसी हालत में इंसान क्या करता है? वो अपनी तकलीफ का जिम्मेदार किसी और को ठहराता है। तो वो सब मिलकर सारा इल्जाम मैरिनर पर डाल देते हैं, और ये वो एक बहुत ही पावरफुल सिंबॉलिक तरीके से करते हैं। और यहीं पर पार्ट 2 एक बहुत ही दमदार इमेज के साथ खत्म होता है। देखिए, ईसाई धर्म में लोग गले में क्रॉस पहनते हैं जो रक्षा का, सैल्वेशन का प्रतीक है। लेकिन नाविक क्या करते हैं? वो उस क्रॉस की जगह मरे हुए एल्बैट्रोस को मैरिनर के गले में लटका देते हैं। अब वो सिर्फ एक मरा हुआ पक्षी नहीं रहा, वो मैरिनर के गुनाह का, उसके पाप का एक जिंदा सबूत बन गया है। एक ऐसा बोझ जिसे अब उसे हमेशा अपने साथ ढोना पड़ेगा। तो हम मैरिनर को यहीं छोड़ते हैं। उसके गले में उसके गुनाह का बोझ लटका हुआ है और वो एक मरते हुए समंदर में फंसा है। उसकी सजा तो अभी बस शुरू हुई है। क्या होगा अब उसके साथ? क्या कोई और खौफनाक चीज उसका इंतजार कर रही है? आप क्या सोचते हैं? मरीनर की इस भयानक यात्रा का अगला पड़ाव क्या होगा? उसे कौन से नए खौफ का सामना करना पड़ेगा? ये सब हम जानेंगे अपने अगले एक्सप्लेनर में, जहां हम पार्ट 3 और 4 की गहराइयों में उतरेंगे। तो आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।